नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं पुनीत पुनिया एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, चर्चा चल रही थी हमारी भोजन और मानव स्वास्थ्य की चैप्टर है वो हमने खत्म कर दिया था और जो क्वेश्चन है वो बचे हुए थे। देखो, वैसे तो क्वेश्चन है वो करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने हर चीज है वो आपको यहाँ बोर्ड के ऊपर नोट करवाई है। अब जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं वो सब मैं यहाँ बता चुका हूँ। चलो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज की क्लास के अंदर हम इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर लें, साथ में बेल आइकन है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए प्यारे बच्चों, और दूसरी बात एक और बता दूं आपको, जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। आरबीएससी मैथ्स क्लास 10th ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। उसके अंदर मैथ्स की प्लेलिस्ट भी मिलेगी आपको, जिसके अंदर भी हमारी क्लास है मैथ्स की वो रेगुलर चल रही है। दूसरी बात, भोजन और मानव स्वास्थ्य ये चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में दूसरा चैप्टर कराऊं या कोई और करना है तो वो आप मेरे को बता सकते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आप और कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कि नहीं सर पहले ये पढ़ाओ तो वो पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कमेंट करके वो चीज़ बता सकते हो। चलिए मैं बात करता हूं कि क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि नारू रोग का रोगजनक क्या है। तो नारू रोग का रोगजनक क्या है, मैंने आपको उसी दिन बताया था कि ये लगभग 2000 के बाद नारू रोग का कोई पेशेंट नहीं मिला, लेकिन ये नारू रोग है वो कृमि से होता है और सरकार ने इसके लिए उस समय बहुत से कार्यक्रम चलाए थे इस रोग की रोकथाम के लिए। और ये रोग किससे होता है, ये दूषित जल के कारण ये रोग है जो होता है। कौन सा, नारू रोग। और किससे होता है, ये कृमि से होता है। किससे, कृमि से। तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा अपना पहले के अंदर ख। तो इसके आगे आता है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना है। उस दिन जिस दिन बीपी की चर्चा की थी उस दिन आपको बताया था कि 120/80। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दोनों होते हैं, तो एक तो 120 हो जाएगा और दूसरा 80। हालांकि मैं इसकी बात करूं तो इसका मान हम 90, 100, 110, 120 नॉर्मल इतना मानते हैं, लेकिन जो दोनों का मिला के जो माना जाता है वो कितना माना जाता है, 120/80 या 120/80 जो आप लिखना चाहो। ठीक है। उसके बाद तंबाकू किस कुल का पादप है। पहले इस दूसरे का आंसर हो जाएगा पहला। फिर है तंबाकू किस कुल का पादप है। जब तंबाकू का आप जो वैज्ञानिक नाम है वो आप देखोगे तो उसके अंदर लास्ट में क्या लिखा हुआ आता है, कुल सोलेनेसी। तंबाकू का जो पादप, देखिए अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है 3 का क्वेश्चन, तंबाकू किस कुल का पादप है। तो इसके लिए जब हमने तंबाकू पढ़ा था तो तंबाकू का जो वैज्ञानिक नाम था वो हमने देखा था। उसके अंदर लास्ट में क्या आता है, ये निकोटियन टोबैकम कुल सोलेनेसी आगे लिखा हुआ आता है। तो वो साथ में उस पादप का जो वैज्ञानिक नाम है उसके साथ में उसका कुल वहां मेंशन किया हुआ है। तो इसका कुल है वो कौन सा है, सोलेनेसी है वो इसका कुल है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि मदिरा का मुख्य घटक क्या है। उस दिन जब मदिरा पढ़ रहे थे तो हमने चर्चा की थी कि मदिरा का जो मुख्य घटक होता है, सभी प्रकार की मदिरा में नशे का कारण है वो क्या होता है, एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल को क्या लिखा जाता है, C2H5OH। और एक चर्चा की थी हमने जहरीली शराब की, अगर एथिल की जगह क्या हो जाए, मेथिल अल्कोहल हो जाए। मेथिल अल्कोहल को क्या कहा जाता है, CH3OH। ठीक है। तो ये तो है जहरीली शराब, और जो अपनी शराब में जो अल्कोहल पाया जाता है वो ये है एथिल अल्कोहल। C2H5OH नशे का कारण है वो यही होता है, बस इसकी मात्रा है वो कम ज्यादा होती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गले के अंदर गलगंड या घेंगा रोग है वो हो जाता है, जिससे गला फूल जाता है, ऐसे कुछ लक्षण है उसके। तो गलगंड या घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है कि अफीम का जो पादप है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, पेपेवर सोमनिफेरम नाम मैंने आपको बताया था जब अफीम के बारे में हमने चर्चा की थी। पेपेवर सोमनिफेरम है वो क्या है, अफीम के पौधे का है वैज्ञानिक नाम है।
अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपेवर सोमनिफेरम नामक पौधे से वो प्राप्त होती है। चलिए उसके बाद आगे चर्चा करते हैं वसीय यकृत रोग का कारण क्या है। वसीय यकृत रोग का कारण मतलब ये है कि भैया ये किससे होता है? तो ये किससे होता है? ये शराब से होता है। किससे होता है? शराब से होता है वसीय यकृत रोग। इसके अंदर क्या है कि इस वसा के कारण यकृत के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो इस वसा के कारण डैमेज हो जाती हैं। तो ये क्या है? इस शराब के कारण होता है, उस अल्कोहल की मात्रा के कारण वसीय यकृत रोग है वो होता है। उसके बाद आगे दे रखा है कि तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है। आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि तंबाकू के अंदर सबसे ज्यादा हानिकारक तत्व कौन सा पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए इससे आगे चर्चा करेंगे। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फाइग्नोमैनोमीटर। और अगर ये नाम याद ना रहे तो क्या मापना है आपको? रक्तचाप। रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या होता है? स्फाइग्नोमैनोमीटर। और अगर ये नाम याद ना रहे तो आप क्या करोगे? क्या माप रहे हो आप? रक्तचाप माप रहे हो ना, आगे मापी लगा दो। यानी रक्तचाप को मापने वाला रक्तचाप मापी भी हम इसको बोल सकते हैं। कोशिश करो कि अगर ये नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर एग्जाम में एक पैसा क्वेश्चन आ जाए और ये नाम अगर आप भूल जाओ तो ये नाम तो आप लिख ही दोगे ना। आगे मापी तो लगाना है, रक्तचाप ऐसा का ऐसा लिख दो, साथ में मापी रक्तचाप को मापने वाला। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है कि नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो। नारू रोग का रोगजनक क्या होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंस। क्या होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो। नारू रोग के बारे में मैंने आपको बताया था। तो नारू रोग का रोगजनक क्या होता है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये क्या होता है? ये नारू रोग का रोगजनक होता है। सबसे पहला क्वेश्चन भी क्या था? नारू रोग के बारे में ही था। और ये क्या है? ये कृमि जनित रोग है। वो नारू रोग क्या है? कृमि से होने वाला रोग है। इसका रोगजनक क्या है? ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। चलिए उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अपने छोटे बड़े अति लघुरात्मक जो प्रश्न हैं वो पूरे हो गए हैं। उसके बाद आगे क्या है? लघुतरात्मक प्रश्न के संतुलित भोजन और कुपोषण से क्या तात्पर्य है? इस चीज के बारे में हमने सबसे पहले दिन चर्चा की थी, पहली क्लास के अंदर चर्चा की थी। पहला वीडियो है, आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि संतुलित भोजन क्या होता है। वो भोजन जिसके अंदर भोजन के आवश्यक जितने घटक होते हैं वो पूर्ण रूप से या जितनी उनकी मात्रा होनी चाहिए उस मात्रा में अगर वो मौजूद हो तो वो संतुलित भोजन है वो कहलाता है। उसके अंदर 6 तत्व थे, प्रोटीन और विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं जल। ठीक है, क्या 6 तत्व कौन कौन से थे? मैं एक बार यहां फिर लिख देता हूं। प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं जल। ये क्या है? ये इसके आवश्यक तत्व है। वो संतुलित भोजन के जो आवश्यक तत्व 6 हैं वो क्या है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं जल। ठीक है, ये अगर सही मात्रा के अंदर हमारे खाने में मौजूद रहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो संतुलित भोजन कहलाएगा। और मैं बात करूं कुपोषण की तो लंबे समय तक अगर इनमें से कोई एक आवश्यक तत्व है जो लंबे समय तक उस भोजन से गायब रहता है या लंबे समय तक हम ये मानो कि वो आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में अगर उपलब्ध होता है या फिर लंबे समय तक हमारे भोजन से वो तत्व गायब रहता है तो हम क्या है? कुपोषण का शिकार है वो हो जाते हैं। उसके बाद हमने चर्चा भी की थी इस प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में कि इनसे बीमारियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी।
चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन की कमी से देखो दो रोग होते हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, क्वासियोरकोर और मेरस्मस। दो रोग होते हैं, उनमें क्या होता है, मैं बात करूं कि क्वासियोरकोर की, तो उसके अंदर पेट है वो फूल जाता है, स्वभाव है वो वहाँ चिड़चिड़ापन है उस स्वभाव के अंदर आ जाता है, भूख नहीं लगती है, ठीक है। और मेरस्मस रोग के में क्या दे रखा था कि शरीर है वो एकदम कमजोर हो जाता है, आंखें हैं वो कांतिहीन हो जाती हैं, आंखें अंदर धस जाती हैं, ये सब चीजें हैं। देखो उसमें दोनों रोगों के जो लक्षण है, हमें ये कहा गया कि पर्टिकुलर हमें कोई रोग नहीं पूछा गया है, हमें पूछा गया कि प्रोटीन कुपोषण हो जाए तो लक्षण क्या क्या होते हैं, तो उन दोनों रोगों के लक्षण हैं वो यहाँ मिलाकर लिख सकते हैं। और अगर दो अलग अलग लिखें कि प्रोटीन कुपोषण से दो रोग होते हैं, क्वासियोरकोर और मेरस्मस, तो वो एक वहाँ मतलब एक बेटर दिखेगा। जब एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करता है तो उसको वहाँ थोड़ा सा वो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा जब दोनों रोग अलग अलग करके और उनके लक्षण लिख देंगे तो। चलिए उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पीने योग्य जल के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि आंखों से अगर मैं देखूं, सबसे पहली लाइन क्या थी, आंखों से देखूं तो उसके अंदर कोई जीव या वनस्पति का भाग या टुकड़ा मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी वो कैसा होना चाहिए, वो दिखने में एकदम साफ होना चाहिए, उसके बाद वो गंधहीन भी होना चाहिए, उसके बाद वो रंगहीन भी होना चाहिए, उसकी पीएच है वो सामान्य वो होनी चाहिए, ये सब चीजें हैं वो उसके अंदर आएंगी, ठीक है। उसके बाद और क्या दे रखा है, हाँ साथ ही में ये एक चीज और भी है ना उसके अंदर कि ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में जल के अंदर है वो होनी चाहिए। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है कि दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो दूषित जल के कारण हम विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसमें से विषाणु जनित रोग हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, अलग अलग जो हमने पढ़ा था, हैजा है, पेचिस है, ऐसे प्रकार के जो रोग हैं वो हो जाते हैं किससे, दूषित जल से। ये चीज़ मैंने जिस दिन जल के बारे में हमने पढ़ा था तो उस दिन ये सब चीज़ें आपको बताई थी। बाला या नारू रोग है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक इसका जो है रोगजनक होता है, कृमि जनित रोग है। सरकार ने काफ़ी कार्यक्रम भी चलाए थे, हालांकि अब 15-20 सालों से 2000 के बाद इसका कोई रोगी है वो नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन फिर भी दूषित जल है उससे बचना चाहिए, तरह तरह की बीमारियां हैं वो इससे फैल सकती हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद और साथ ही देखो उसने ये चर्चा भी की थी ना अपन ने कि भैया अब जो वर्तमान जो कंडीशन चल रही है, ये जो संक्रामक बीमारी अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो ये भी क्या है एक तरह की संक्रमण से फैलने वाली जितनी बीमारियां हैं, जैसे मैं बात करूँ स्वाइन फ्लू की, तो ये बीमारियां हैं वो क्या है इससे दूषित जल के कारण है वो हो सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अफीम में कौन कौन से अल्केलॉइड पाए जाते हैं। इसमें हमने चर्चा की थी, मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, ये ऐसी चीजें हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं। लगभग 30 प्रकार के अल्केलॉइड है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और 4-5 के नाम मैंने आपको लिखाए थे और नोटबुक में भी दे रखे हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या है, मार्फिन है, कोडीन है, निकोटीन है, और 2 नाम और हैं, ये हमारा हमने लिखा था ना वो पेपेवर और सोमनिफेरम, 2 नाम ये हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए ये पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है ना, उसके ये 2 पेपेवर और सोमनिफेरम जो 2 हैं वो क्या है, वो उसके अंदर एल्केलॉइड पाए जाते हैं, और यही वैज्ञानिक नाम है, मतलब एक चीज से है वो 2 चीजें हैं यहाँ से याद हो जाती हैं। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है कि तंबाकू से होने वाली हानियां हैं वो हमें लिखनी है। तो उसके अंदर एक तो क्या है कि तंबाकू के सेवन से मुंह गले का फेफड़ों का है वो कैंसर है वो हो सकता है। उसके बाद गर्भवती महिला अगर तंबाकू का सेवन करती है तो भी उसके अंदर क्या है कि तरह तरह की बीमारियां हैं वो हो सकती हैं, प्रजनन पर भी मतलब खतरा है वो हो सकता है। और एक चीज़ और हमने देखी थी, वो जो धमनियां हैं वो क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। धमनियां हैं वो क्या हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, बीपी है वो बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हमने और देखी थी, एक बीमारी और भी थी, वो क्या होती है, हमारे जबड़े के अंदर होने वाले, जिससे हमारा जबड़ा है वो क्या है पूरा नहीं खुलता। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति लंबे समय से, अगर आपके घर में आए, परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से तंबाकू का सेवन करता है, आप उसको ये कह के देखना कि आप है ना अपना जबड़ा पूरा खोलो, वो कितना खोल सकता है वो नापना और खुद का नाप के देखना। अगर तंबाकू का सेवन नहीं करते हो तो करना भी नहीं चाहिए।
साथ ही में एक चीज़ और क्या है कि जो सिगरेट के अंदर जो तंबाकू होता है, तो सिगरेट के धुएं से क्या होता है कि सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होती है, CO जिसको बोलते हैं। तो वो क्या है, वो हमारे जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो जब वो धुआं जो अंदर जाएगा तो वो क्या है कि ब्लड में से जो RBSC होती है, RBSC को वो नष्ट कर देता है, जिससे ये जो रक्त के साथ साथ जो ऑक्सीजन का प्रवाह करने का काम RBSC करती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या है, नुकसान पहुंचता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण और कारण लिखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग क्या होता है कि जो तंबाकू का सेवन करने वाला इंसान है उसका मुंह है वो पूरा नहीं खुलता है। तो आप चेक कर लेना, कोई अगर आपके आस पड़ोस के अंदर, आपके घर परिवार के अंदर हो तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ऐसा होता है। वो जबड़े के अंदर क्या है कि फिर जबड़ा पूरा नहीं खुलता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण। और कारण क्या है इसका, भाई तंबाकू। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है कि क्वासिओरकोर रोग क्या है, इसके लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। क्वासिओरकोर की चर्चा है वो हमने की थी। क्वासिओरकोर किसके कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण है वो क्वासिओरकोर रोग होता है। और प्रोटीन के साथ साथ अगर भोजन के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाए तो मेरस्मस रोग है वो हो जाता है। इसके लक्षण मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि पेट है वो फूल जाता है, स्वभाव है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है स्वभाव के अंदर, और भूख नहीं लगती है, ये ऐसी चीज़ें हैं। और जो उसका उपाय होता है वो क्या होगा, उपाय यही होगा कि भोजन के अंदर प्रोटीन है वो पूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन निबंधात्मक है तो निबंधात्मक वाले हिसाब से करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा लंबा है वो लेना पड़ेगा, 2-4-5 लाइन में खत्म इसको नहीं कर सकते। समाज में चलने वाली अफीम चलन की प्रथा को आप कैसे रोकेंगे। देखिए समाज के अंदर क्या है कि एक तो खुशी और गम के मौकों के ऊपर भी अफीम है वो परोसी जाती है। दूसरी बात, छोटा बच्चा होता है तो उसको अफीम देकर उसको सुलाया जाता है, तो हम इन सब चीज़ों का विरोध करेंगे। दूसरी बात, घर वालों को या परिवार वालों को समझाएंगे कि अफीम से ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं, और जो ये खुशी और गम के मौके पर जो अफीम परोसी जाती है हम उसको रोकने का है वो पूरा प्रयास करेंगे, घर वालों को समझा के कैसे भी करके उसको रोकेंगे। दूसरी बात, माताओं को ये समझाएंगे कि वो अपने बच्चों को अफीम खिला के ना सुलाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे उनको लत पड़ जाती है, उससे उनको क्या हो जाएगा, इस अफीम की है वो लत पड़ जाएगी, तो आगे आने वाले समय के अंदर इसको बहुत बड़ा नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग और उनके लक्षण हैं वो लिखिए। सबसे पहले दिन आपको ये शायद पहले दिन ही हमारी चर्चा हुई थी, विटामिन से होने वाले रोग, हर विटामिन ए, विटामिन फिर बी के अंदर B1, B2, B3 3 प्रकार के विटामिन उसके अंदर थे, फिर C, D, इन सब चीज़ों के कारण होने वाले रोग हैं वो आपको बाकायदा पहले दिन, शायद पहली क्लास के अंदर या दूसरी क्लास के अंदर वो सब लिखवाए थे, पूरी टेबल है वो बनवाई थी, और पेज के चैप्टर के पहले पेज के ऊपर भी वो सब चीज़ें दे रखी हैं। कोल्ड ड्रिंक से होने शरीर में होने वाले हानिकारक प्रभाव हैं उनका वर्णन कीजिए। कोल्ड ड्रिंक से होने वाले जो हानिकारक प्रभाव है वो हमने कल की क्लास के अंदर ही हमने उन पर चर्चा की थी कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कैसे कैसे दांतों को नुकसान होता है, कैसे और शरीर के अंदर किस प्रकार से खट्टी डकारें आना है, और इस तरीके की जो बीमारी होती है पेट में जलन होना, इन सब चीज़ों पर भी हमने चर्चा करी थी। कल की क्लास के अंदर ही मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई थी, तो शायद आज दोबारा बताने की ज़रूरत है वो मुझे नहीं महसूस हो रही है। फिर भी अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके वो मुझे बता सकते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर एक लेख लिखिए। खाद्य पदार्थों के अंदर भी हमारी कल की क्लास के अंदर ही हमने खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के ऊपर चर्चा की थी कि किस प्रकार किस किस भोजन में क्या क्या मिलाया जाता है, किस किस खाद्य पदार्थ में क्या क्या मिलाया जाता है। जैसे मिर्च के अंदर पाउडर मिला दिया जाता है, धनिया के अंदर गंधक मिला दिया जाता है, हल्दी के अंदर मिट्टी मिला दी जाती है, और जो देसी घी आता है उसके अंदर जो डालडा या वनस्पति घी है जिसको हम डालडा घी कहते हैं वो मिला दिया जाता है। दूध के अंदर कैसे कैसे ये पाउडर है, ये ऑयल वगैरह है, ऐसी चीज़ें हैं वो मिला दी जाती हैं। सरसों के तेल के अंदर वो सस्ता ऑयल मिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं, कैसे ऐसे मिलाए जाते हैं, और उनके ऊपर एक लेख लिखना है, वो बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हो। या कल की क्लास में हमने पूरी तरीके से चर्चा की थी कि किस प्रकार क्या क्या मिलावटी सामान मिलता है, हैं जिस पर हमने कल चर्चा की थी वो सब चीज़ें। और जैसे मैं बात करूँ कि दवाइयों के अंदर किस प्रकार से मिलावट की जाती है, क्या क्या है वो, इसके अंदर दंड का जो प्रावधान है दवाइयों का, अगर कोई ऐसा इस प्रकार से अगर नकली दवाइयों का कारोबार कोई करता पाया जाता उसे मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया। ये सब चीजें हैं, इनके बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था। फिर बात आती है कि खनिज कुपोषण से होने वाले रोग के बारे में हमें पूछा गया कि खनिज कुपोषण से होने वाली रोग से
हानियों के बारे में हमें पूछा गया है। सबसे पहले बात की थी हमने आयोडीन की, तो अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि आयोडीन की कमी से शरीर के अंदर क्या हो जाता है, गले के अंदर गलगंड या घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। फिर फास्फोरस आता है, फास्फोरस तत्व की कमी से हमारी हड्डियां हैं, सॉरी दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर कैल्शियम आता है, कैल्शियम की वजह से भी हमारे जो शरीर की जो हड्डियां हैं उनका पूरा विकास नहीं हो पाता है, वो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। इसी प्रकार मैं बात करूं लोह तत्व की, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर के अंदर एक ब्लड का एक इंपॉर्टेंट भाग होता है लोह तत्व, और अगर ये इसकी कमी हो जाती है तो शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमने चर्चा की थी, जब हमने खनिज कुपोषण है वो पढ़ा था, तब हमने इन सब चीज़ों के ऊपर भी हमने चर्चा की थी। फिर आता है एक वो पोटेशियम तत्व था, उसके बारे में हमने पढ़ा था, उससे क्या है कि तंत्रिका तंत्र हैं ये सब चीज़ें हैं उससे कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये है वो आज आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप मेरे को ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि कल चैप्टर है वो कौन सा शुरू करना है, इससे जस्ट अगला करो या कोई और आप पढ़ना चाहते हैं उस हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर ये चैप्टर है वो हमें पढ़ना है, जो आप पढ़ना चाहोगे वो मैं यहाँ इजीली है वो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अपने जो दोस्त हैं आपके जो क्लास के आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो है वो आप जरूर शेयर करें, उनको भी कहें कि वो भी घर बैठे इन सब चीज़ों का फायदा उठाएं। ज़्यादा नहीं पढ़ना, स्कूल के अंदर 6-7 घंटे पढ़ के आते हो, ज़्यादा नहीं पढ़ना, आधी घंटे की सुबह दोपहर को ये जो आपकी साइंस की क्लास होती है और शाम को मैथ्स की क्लास होती है, 1 घंटा तो क्लास और 1 घंटा खुद और निकाल लो, 2 घंटे निकालोगे ना 100/100 उस चीज की मैं गारंटी देता हूं। अगर डेली आपने 2 घंटे भी दोनों सब्जेक्टों के लिए निकाल ली, 1-1 घंटा भी निकाल लोगे ना, सफिशियंट है, सफिशियंट है। लेकिन क्या चाहिए कि भैया रेगुलरिटी चाहिए, कि अगर कंटिन्यू नहीं पढ़ा तो गड़बड़ है वो हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो आप बताएं, वरना मैं फिर मेरी मर्जी से मैं खुद चूज करूंगा, अगला ही पढ़ाऊंगा। इससे आगे कोई और चैप्टर अच्छा लगता है मेरे को कि भैया अभी ये पढ़ाना चाहिए, बाकी वो मैं अब अपने हिसाब से मैं देख लूंगा। अगर आपकी इच्छा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।